नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी से। बता दें कि आज यूपी बीजेपी के लिए नामांकन आज होगा और ऐसे में यूपी बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। 14 दिसंबर को घोषित होगा नाम। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन आज होगा और यूपी बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष और 14 दिसंबर को घोषित होगा नाम। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर एक बार फिर से सियासत जो है वो तेज हो गई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का फैसला आज अंतिम दौर में पहुंच चुका है और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंथन लगातार तेज हो गई है। और ऐसे में आज बता दें कि औपचारिक ऐलान रविवार 14 दिसंबर को होने वाला है और यूपी बीजेपी में पिछले करीब 1.5 साल से नए अध्यक्ष का इंतजार चल रहा है। खबरों की माने तो आज शाम तक ये तय हो जाएगा कि संगठन की कमान किसे सौंपी जा सकती है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, उसके लिए भी लखनऊ में भव्य तैयारियां शुरू हो गई है। पार्टी मुख्यालय से लेकर मुख्य चौराहों तक सजावट की जा रही है और इसी बीच सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7वीं बार सांसद रहे पंकज चौधरी का नाम सामने आ रहा है। खबरों की माने तो आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं वो, और पंकज चौधरी जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं और संगठन और सरकार दोनों में संतुलन बैठाने वाले चेहरे भी माने जाते हैं। ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी में बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज नामांकन है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यूपी के लिए एक तरह से आज का दिन बेहद ही खास है। अविरल जी। निश्चित रूप से इसमें कोई दो उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से हमारी पार्टी का, तो हमारी पार्टी में पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से नामांकन का, चुनाव का, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक तरीके से कार्य होता है और सबको अपना मत रखने का एक तरीके से अधिकार होता है और उसी के आधार पर तय होता है कि किस प्रकार का फैसला हुआ। ऐसे में पंकज चौधरी का नाम भी है वो सबसे आगे चल रहा है, चर्चाएं भी ज्यादा उन्हीं के नाम को लेकर हो रही है। तो क्या लग रहा है कि इस बार पार्टी जो है वो बीजेपी की तरफ से पंकज चौधरी का चुनाव कर सकती है? नहीं, देखिए, अगर पंकज चौधरी जी की अगर बात कर ली जाए पर्टिकुलरली, तो वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सीधे व्यक्ति हैं और साथ ही बार लोकसभा के सांसद हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से और विशेष रूप से केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, एक बड़ा उनका महकमा है और उसके साथ साथ जहां तक विषय है उनकी वरिष्ठता का, तो निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं है। वो वरिष्ठ नेता है उत्तर प्रदेश बीजेपी के भी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक विषय है एक तरीके से नामांकन का, तो मैं समझता हूँ नामांकन के पश्चात एकदम इस चीज को एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, जनता के मध्य में आ जाएगा कि कौन कौन लोग नामांकन करते हैं और उसके पश्चात मैं समझता हूँ कल फाइनलाइज हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं जी। तो ऐसे में 2027 के लिए भी ये बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि पंकज चौधरी जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो एक तरीके से जो ओबीसी समाज को साधने के लिए ये क्या बीजेपी मास्टर स्ट्रोक चल रही है? देखिए, जहां तक विषय है एक तरीके से पंकज जी के अगर व्यक्तित्व की पर्टिकुलरली बात कर ली जाए तो पंकज जी पूर्ण रूप से गरीबों से जुड़े व्यक्ति हैं। मैं तो उन्हें लंबे समय से देखता आ रहा हूं, हमारे तो अच्छा मेरे तो एक तरीके से उनसे पर्सनल इस चीज को लेकर संबंध है। और अगर बात कर ली जाए पंकज जी की विशेष रूप से, तो पंकज जी गरीब किसान, गांव गरीब, इसको फोकस करते हुए पूर्ण रूप से अपने लोकसभा क्षेत्र में भी काम करते हैं और साथ साथ जहां तक विषय ओबीसी का और ओबीसी को फोकस करने का और एक तरीके से जातीय समीकरण और जातीय संतुलन साधने का, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर काम नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर काम करते हैं और इस आधार पर काम करते हैं कि किसी प्रकार से कोई वर्ग किसी प्रकार से वो पीछे ना छूट जाए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जो कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश बीजेपी को, उनको फोकस करने का, तो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं में किस प्रकार से जोश का एक तरीके से संचार हो, उसको देखने का काम निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अविरल जी, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत धन्यवाद। बता दें कि 14 दिसंबर को नाम घोषित हो जाएगा और ऐसे में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज नामांकन है। यूपी के लिए आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है और पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि 14 दिसंबर को नाम की घोषणा की जाएगी। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने वाला है। शीतकालीन सत्र और एसआईआर को लेकर हो सकता है हंगामा।
अनुपूरक बजट भी पेश करेगी योगी सरकार। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने वाला है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसकी मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे और विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है। यूपी मंत्रिमंडल में पिछले दिनों विधानमंडल सत्र को 19 दिसंबर से आहूत करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद से राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने दोनों सदनों को 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे के लिए आहूत किया है और अभी तक सत्र का तारीख के हिस्से से विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। लेकिन खबरों की माने तो ये सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 6 कैलेंडर दिन शामिल होंगे। हालांकि 21 दिसंबर को रविवार होने से अवकाश होगा, जिससे प्रभावित कार्य दिवस जो है वो केवल 4 या 5 दिन का ही रह जाएगा। और इससे छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय साल 2025 और 26 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है। और ऐसे में यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में हंगामे की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष दल विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। बड़ी जानकारी आप किस खबर से के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्याम सलोनी जी हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि विधान शीतकालीन सत्र यूपी का चलने वाला है और ऐसे में एसआईआर को लेकर जो विपक्ष में लगातार एसआईआर को लेकर हंगामा देखने को मिलेगा। हालांकि दिल्ली में भी सत्र चल रहा है, वहां पर भी एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। और अब यूपी के शीतकालीन सत्र में भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? मेरा आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो पूरा देश जानता है कि विपक्ष सिवाय हंगामे के कोई कार्य दूसरा कर नहीं सकता है। हमारी सरकार ने योजना बना रखी है। हम किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, गरीबों के हित में सरकार का विशेष अभियान चल रहा है। 2025 और 26 का अनुपूरक बजट भी हमारा पेश होने जा रहा है। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के खुशहाली के लिए, हर वर्ग के लिए हमने व्यवस्था की हुई है। अब चूंकि विपक्ष के पास एसआईआर को लेकर के कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, बात करने का कोई उनके पास मौका नहीं है, तो वो केवल हंगामा करेंगे। यही आपने देखा होगा जो केंद्रीय इस समय चल रहा है हमारा सत्र, उसमें भी विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है, व्यर्थ की बातें करता है। हमारे मोदी जी ने जितनी व्यवस्थाएं की है, अब योगी जी जो कर रहे हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि हम उत्तर प्रदेश और देश की तरक्की के लिए 2047 में जो हमने विकसित भारत का एक सपना देखा है, हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। निरंतर सरकार उस पर ध्यान दे रही है। जनता में किसी भी वर्ग को कोई असुविधा ना हो, किसी भी वर्ग में कभी कोई परेशानी ना हो। ऐसे में श्याम जी, अब तो एसआईआर का मुद्दा उठ रहा है, तो बीएलओ की जो मौतें हुई है वो उसका भी मुद्दा उठाएंगे, चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं या फिर कांग्रेस की बात करूं? देखिए, किसी की भी मृत्यु होती है उस पर सरकार बड़ा संवेदनशील है, तो प्रकट करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी के प्रति नहीं है, लेकिन बीएलओ की मृत्यु को इनसे जोड़ देना कि इन पर दबाव है, ये सब विपक्ष की चाल है। इसमें कहीं कोई सरकार का दबाव नहीं है। बीएलओ पर काम कर रहे हैं, जितने घंटे की ड्यूटी है उनकी, उतने घंटे का काम लिया जा रहा है। एक्स्ट्रा उनको मानदेय भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, विपक्ष को ये बात सामने लानी चाहिए। अब तो समय सीमा भी बढ़ा दी गई है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार बीजेपी को ही घेर रही है, चुनाव आयोग को घेर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, विपक्ष के पास रियल में कोई मुद्दा है नहीं। जनता देख रही है, जनता समझ रही है। आप जब कब कहीं पर भी, ज्यादातर चौराहों पर आप किसी पान वाले पर खड़े हो जाइए, किसी हलवाई की दुकान पर हो जाइए, चर्चाएं जब होती हैं, आम आदमी आज चर्चाओं में रहता है, राजनीति को समझ रहा है। वो ये बात कहता है कि विपक्ष के पास कोई मौका नहीं है। विपक्ष को चाहिए कि सरकार के कार्यों में सहयोग करे, जिससे कि जनता का हम लोग आदर सम्मान से और तरक्की कर सके। विपक्ष नहीं चाहता है। विपक्ष केवल हिंदू मुस्लिम जातिवाद मुख्य मुद्दे विपक्ष के हैं कि वो आपस में बांट देता है, एक दूसरे को छातियों में बांटता है। और सरकार, हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हम लोग राष्ट्र की एकता की बात करते हैं। हमारा कार्य है
इन चीजों पर सरकार ध्यान दे रही है। हमको अपने राष्ट्र की तरक्की करनी है। प्रोग्रेस कैसे होगी, सरकार निरंतर उस पर कार्य कर रही है। इसी की निरंतरता से, सरकार की प्रगति से विपक्ष, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व का हो विपक्ष का, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, ऐसे में योगी सरकार का जो अनुपूरक बजट है वो कितना खास होने वाला है श्याम जी? देखिए, अनुपूरक बजट में हमारा बहुत ऐतिहासिक बजट होगा। ये एक ऐतिहासिक बजट, इसमें हर वर्ग को हम लोग शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई वर्ग छूट नहीं सकता है। आप देखिएगा, जितने भी हमारी माताएं, बहनें हैं, बेटियां हैं, स्कूल में छात्रा हैं, तमाम गरीब वर्ग है, शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, दलित है, जिनका केवल सरकार ने, विपक्ष ने इस्तेमाल किया था। जब इनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में केवल इनको इस्तेमाल किया गया, इनका अनादर किया गया, इनको कोई सुविधा नहीं दी गई। हमारी सरकार में सबके साथ सम्मान से, सबका साथ और सबका विकास जो हमारी योजना है, आज उससे दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित सभी प्रसन्न है और सरकार की ओर सभी का आकर्षण है। सरकार को सब चाहते हैं। योगी जी पूरे भारत की डिमांड है, मांग है, केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक चेहरा है योगी जी, और हर वर्ग, मुसलमान भी चाहता है कि योगी जैसा ही मुख्यमंत्री हमको मिलना चाहिए। हर प्रदेश में लोग कहते हैं योगी जी मिले, क्योंकि शांति रहती है, बच्चों का भविष्य बिहार में भी हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में बहुत डिमांड थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां भी उन्होंने जनसभाएं की, वहां पर बम्पर जीत भी मिली। बिल्कुल, 32 सभाएं की थी योगी जी ने। हम लोग 29 सभाओं पर वहां पर विधानसभा जीते। योगी जी का एक प्रभाव है। योगी जी सर्व समाज के लिए करते हैं, संत हैं, का कार्य होता है मानवता में प्रेम भाव लाना, सबके लिए के कार्य करना, वो योगी जी में है। उनके इन्हीं कार्यों से तो विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्योंकि विपक्ष अपने परिवार के केवल परिवारवाद में लगा हुआ है। योगी जी का 20 करोड़ से 25 करोड़ उत्तर प्रदेश का निवासी परिवार है, उनका अपना ये परिवार है। इस परिवार के लिए चिंतित रहते हैं। आपने देखा होगा, कोरोना काल में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। वो उत्तर प्रदेश के परिवार को अपने को छोड़ करके वहां नहीं जा पाए थे, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री कभी मिलते हैं किसी को? इसलिए जुड़ने के लिए श्याम जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। 19 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में एसआईआर को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से चालू होने वाला है और ऐसे में विपक्ष जो है वो पूरे एसआईआर को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे और अमित शाह तय समय से पहले ही रायपुर पहुंच गए और रात लगभग 10 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव के साथ बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान अमित शाह आज बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए वो दोपहर 2:30 बजे सेना के विशेष विमान से बस्तर के लिए रवाना होंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश भर के कई वर्कर्स यूनियनों के प्रतिनिधित्व से मुलाकात की और नए लेबर कोड्स पर चर्चा की। राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनकी चिंताओं को उठाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि इन 4 नए लेबर कोड्स को लेकर बहुत चिंतित हैं। उनके अनुसार ये कानून वर्कर्स और उनके संगठनों के अधिकारों को कमजोर करना और उनके अधिकारों की आवाज को दबाने के लिए बनाया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए 21 नवंबर से 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। बता दें कि ये अलग अलग कानून बने थे और जिसमें से जरूरी बातें निकलकर इन्हें अब 4 आसान और साफ नियमों में बदल दिए गए हैं और इन नए नियमों का मकसद हर कामगार को समय पर और ओवरटाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर मौका और सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ फ्री चेकअप देना है। बता दें कि अलग अलग लेबर लॉज भी है जो कि काफी, और अब इन्हें चारों कोड्स में समेट दिया गया है और इसके साथ ही कोड ऑन वेज यानी कि 2019, इंडस्ट्रियल रिलायंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और OSHW कोड यानी कि 2020। इसके साथ ही अगले 45 दिनों में डिटेल रूल्स नोटिफाई होंगे और जिसके तहत सभी कंपनियों को अपनी सैलरी और साथ ही
पूरी तरह से बतानी होगी। और इसको लेकर राहुल गांधी ने अब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा की है और 4 नए लेबर कानून पर इन्होंने कहा है कि वो चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बातें कही हैं। आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश को हर चीज से ऊपर रखना चाहिए। ये भारत के लिए जीने का समय है, मरने का नहीं। हमारे देश में हमारे अपने देश को ही भक्ति होनी चाहिए, या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी। भागवत अंडमान में दामोदर सावरकर के गीत सागर प्राण तालमेला की 115वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आज समाज में छोटी छोटी बातों पर टकराव दिखता है। हम कैसे सोचते हैं, एक महान देश बनाने के लिए हम सावरकर के संदेश को याद करते हैं। और मोहन भागवत ने यह भी कहा कि सावरकर जी ने कभी नहीं कहा कि वो महाराष्ट्र से ही या किसी खास जाति के हैं। उन्होंने हमेशा एक राष्ट्र की सोच सिखाई और हमें अपने देश को एक सभी टकराव से ऊपर रखना होगा। हमें ये मानना होगा कि हम सब भारत के हैं। हम सावरकर जी का स्मरण करते हैं, पहली बात है उस देशभक्ति के लिए करते हैं। ये हमारे अपने देश में हमारे अपने देश की ही भक्ति होनी चाहिए। यहां तेरे टुकड़े हो वाली भाषा होनी ही नहीं चाहिए। ये कैसे होता है हमारे होते हुए? पूरा भारत देश हम उसको एक मानकर, एक राष्ट्र मानकर चले हैं। संविधान भी अपना यही कहता है। तो इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में अलगाव टकराव कैसे होता है? हम कैसे सोचते हैं? सावरकर जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं अमुक जाति का हूं। हमारे देशभक्तों ने हमेशा जो विचार किया वो सब किसी न किसी जाति में जन्मे थे, किसी न किसी प्रांत में रहने वाले थे, परंतु सबने सोचा पूरा भारत। स्वामी रामतीर्थ तो कहते थे कि मैं भारत हूं, मैं चलता हूं तब भारत चलता है। स्वामी रामतीर्थ की योग्यता थी ऐसा कहने की, हमको कहना पड़ा कि भारत जैसे चलता है वैसे मैं चलता हूं। एविएशन सेक्टर में इंडिगो एयरलाइंस की मोनोपोली अब जांच के लिए दायरे में है और ऐसे में देश में निष्पक्ष जो है कारोबार पर नजर रखने वाली संस्था कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया जांच कर रही है। क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस ने प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया है? इंडिगो संकट कंपटीशन एक्ट की धारा 4 का खुला उल्लंघन माना जा रहा है और इसके मुताबिक कई कंपनी अपनी धाक के बल पर मनमाना कीमत नहीं वसूल सकती और सेवाओं को मनमाने तरीके से संचालित कर कस्टमर्स को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। कंपटीशन कमीशन अंदरूनी तौर पर इंडिगो की मोनोपोली वाली स्थिति है, खास रूट्स पर दबदबा और गलत इस्तेमाल जैसे कई पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं। किराया बढ़ाने का मामला अगर साबित होता है तो आयोग जांच का आदेश देगा। डीजीसीए की ओर से एविएशन मशीन नियमों में बदलाव के चलते दिसंबर के पहले हफ्ते में इंडिगो में क्रू मेंबर्स की भारी कमी हो गई है और इस कारण 1 से 10 दिसंबर के बीच इंडिगो की 5000 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल की गई थी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रोजाना 2000 से ज़्यादा फ्लाइटें इंडिगो की उड़ती है और ऐसे में इंडिगो ने मामले की अंतरिम जांच को पूरी तरह से इंटरनेशनल एक्सपर्ट के हवाले करने का फैसला किया है। सीईओ जो हैं वो पीटर्स डीजीसीए की समिति के सामने पेश हुए थे और कंपनी ने इससे पहले ही स्वतंत्र जाँच का जिम्मा विश्व प्रसिद्ध एविएशन एक्सपर्ट को दे दिया है और ये कदम संकेत देता है कि एयरलाइंस ऑपरेशनल मॉडल और प्रबंधक प्रक्रियाओं की गहराई से समीक्षा करवाने के दबाव में है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डीजीसीए ने इंडिगो की 4 फ्लाइटों के साथ ही कई लोगों को बर्खास्त भी कर दिया है और ये अधिकारी एयरलाइंस की सेफ्टी और ऑपरेशनल कंप्लेंट्स को लेकर निगरानी कर रहे थे और ऐसे में देश भर में फ्लाइटों में देरी, भीड़भाड़, स्टाफ की कमी और साथ ही कई बढ़ती बाधाओं को घटाने के बीच डीजीसीए ने निगरानी व्यवस्था पूरी तरह से बदलने का आदेश दे दिया है और अब शुक्रवार को तत्काल इसे लागू करने के लिए भी कहा गया है। और ऐसे में अब डीजीसीए की सभी निरीक्षण टीमें एयरपोर्ट पर नियमित निरीक्षण यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से 7 घंटे तक रुकेगी और ऑपरेशनलों की तैयारी का विस्तृत से समय का आकलन भी करेगी और इसके साथ ही
अब किसी भी निर्धारित उड़ानों में तकनीकी कारण से 15 मिनट या उससे ज़्यादा की देरी होती है तो उसकी जांच अनिवार्य होगी। कंपनी को बताना होगा कि देरी क्यों हुई, उसे कैसे ठीक किया जाए और दोबारा ना होने के लिए क्या उपाय किया जाए। और ये ऐसा प्रावधान है जो पहले लागू नहीं था। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली एनसीआर से। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में हवा काफ़ी जहरीली बनी हुई है और ऐसे में कई जगहों पर AQI जो है वो 400 के पार पहुंच गया है। कोहरा और धुंध के साथ साथ दिल्ली का प्रदूषण भी लगातार बढ़ने लगा है और आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी जो था वो 400 के पार दर्ज किया गया। प्रदूषण की एक मोटी चादर दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहेगा और इस दौरान न्यूनतम तापमान जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। प्रदूषण के चलते लोगों के आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है और आज सुबह 6 बजे दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों का AQI जो है वो 400 के पार रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पोल्यूशन को खतरनाक श्रेणी में आता है। जहरीली हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है और दिल्ली के ओवरऑल की अगर बात की जाए तो AQI जो वो 380 के आसपास दर्ज किया गया और ऐसे में करीब 18 इलाके प्रदूषण के डार्क रेंज जोन में हैं और जहां पर AQI जो है वो 400 से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वजीरपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर AQI जो है वो 443 है जो दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम जो है IGI एयरपोर्ट के पास है, यहाँ पर AQI जो है वो 307 है। और इसके अलावा भी दिल्ली के 7 इलाकों में AQI जो है वो 400 के पार है और करीब 22 इलाके जो है वो प्रदूषण के रेड जोन में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद कंबोडिया ने थाईलैंड पर गंभीर आरोप लगाया है। कंबोडिया का कहना है कि युद्ध विराम पर सहमति के बावजूद थाईलैंड ने उसके क्षेत्र में हवाई हमला जारी रखा और इन आरोपों के बाद से दक्षिण पूर्वी एशिया के इस संवेदनशील सीमा क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव गहराता नजर आ रहा है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा कि शनिवार को थाई सेना ने उसके इलाके में नए हमले किए। बयान के अनुसार बता दें आपको कि 13 दिसंबर 2025 को थाई सेना ने 2 F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते हुए कंबोडिया के भीतर कई जगहों पर 7 बम गिराए। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद थाई सैन्य विमानों की बमबारी बंद नहीं हुई। कंबोडिया के इन आरोपों पर थाईलैंड के अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि दोनों देशों के बीच पहले से ही जारी आरोप प्रत्यारोप के चलते हालात और अधिक संवेदनशील बन गए हैं। कंबोडिया के ताजा आरोप ऐसे समय पर सामने आए हैं जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि थाईलैंड कंबोडिया के नेता दुश्मनी रोकने और युद्ध विराम को फिर से लागू करने पर सहमत हो गए हैं और ये सहमति कई दिनों के घातक झड़प के बाद बनी हुई थी, जिससे पहले से लागू संघर्ष विराम को टूटने का खतरा पैदा हो गया है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के उन्नाव से। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ट्रक ऑटो के बीच टक्कर हुई है। सड़क हादसे की खबर सामने आई है और ऐसे में हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जहां इनका इलाज जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यूपी के उन्नाव से खबर है और बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। सड़क हादसा हुआ है और ऐसे में कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में ले लिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।